हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते। पलायन रोकने पूर्णिया पहुंचे कन्हैया, वक्फ संशोधन बिल पर कहा मुसलमान के साथ धोखा हुआ पूर्णिया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यूपी की एक खबर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ धोखा किया गया है। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत पूर्णिया पहुंचे थे। केंद्र सरकार की नीयति खराब। पत्रकारों से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि वक्फ बोर्ड का लोकसभा में पेश होना सरकार की नीति से ज्यादा नीयत खराब होने की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार गली मोहल्ले में लड़ाई लगाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान को अपने घर के छत पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है। वक्फ की जमीन को बांटने की साजिश चल रही है, जिसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। सरकार की नीयत है समाज को लड़ना, नफरत फैलाना। जिस प्रकार अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो राज करो, भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज यहाँ के कीमती सामान को ले गए। कन्हैया कुमार, कांग्रेस नेता, विरोध करती रहेगी कांग्रेस। कन्हैया ने कहा कि इस तरह भाजपा नेता मुसलमान की जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार प्रगतिशील कदम उठाती है तो उसका साथ देगी। समाज को बांटने, नफरत दिखाने और संविधान पर हमला करेगी तो कांग्रेस इसका हमेशा विरोध करेगी। क्या है कांग्रेस का अभियान? पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कांग्रेस का अभियान है। बिहार में पलायन का बड़ा मुद्दा है। हर साल बिहार से लाखों लोग दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए जाते हैं। इसी को रोकने के लिए कांग्रेस की ओर से अभियान चलाया गया है। कांग्रेस का मानना है कि 2025 में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में ही युवाओं को रोजगार देकर पलायन पर रोक लगाया जाएगा। कौन है कन्हैया कुमार? बिहार के बेगूसराय निवासी कन्हैया कुमार की राजनीतिक सफर JNU से शुरू हुई थी। कन्हैया JNU के अध्यक्ष के पद पर थे। अखिल भारतीय छात्र परिषद के नेता भी रह चुके हैं। साल 2021 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनावी सफर शुरू किया। लोकसभा चुनाव 2019 में बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन हार मिली थी। वर्तमान में कांग्रेस से जुड़े हैं। वक्फ बिल का समर्थन करने पर मुझे धमकियां मिल रही, शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। पटना, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हत्या की धमकी की खबर आई है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है तब से धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से निशाने पर लिया जा रहा है। वो ओवैसी के उम्मीदवार थे। वक्फ बिल विवाद पर नेताओं के इस्तीफे को जदयू ने बताया फर्जी। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने राजद के बयान की आलोचना की। दरअसल राजद की ओर से कहा गया था कि जदयू के बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दिया है, जिस पर ललन सिंह ने कहा कि जिस नेता को राजद बड़ा बता रहा है उसने ढाका विधानसभा सीट से 2020 में विधानसभा चुनाव लड़। पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMIM पर उस नेता ने चुनाव लड़ा था और उसे 499 वोट मिले थे। ललन सिंह ने कहा कि राजद को वक्फ और वक्फ बोर्ड की बातें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि राजद ये बताए कि लालू यादव ने 2010 में वक्फ कानून को और कड़ा बनाने की बात क्यों कही थी। JDU के 7 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। सदन में वक्फ बिल पास होते ही पार्टी में बड़ी नाराजगी। पार्टी से इस्तीफा देने वालों में ढाका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव CN तबरेज सिद्दीकी, पूर्व प्रदेश सचिव AM राजू नैयर, मोबाइल दिलशान राइन, मो फिरोज खान शामिल हैं। गुलाम गौस ने 4 दिन पहले ही बिल को असंवैधानिक करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश ने अब तक मुसलमानों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उम्मीद है इस बार भी वे समुदाय की भावना को समझेंगे। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि JDU ने बिल का समर्थन कर लाखों मुसलमानों के भरोसे को तोड़ा है। मोहम्मद खुशखबरी, बिहार के इन 7 शहरों से उड़ सकेंगे छोटे विमान। केंद्र सरकार ने 190 करोड़ की दी स्वीकृति। पटना,
बिहार के पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर समेत 7 शहरों तक हवाई मार्ग से पहुंचना अब आसान होगा। उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया जैसे शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 15वीं परियोजना मूल्यांकन समिति पीसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जाने कितने सीट वाले विमान का होगा संचालन? बिहार सरकार के अनुरोध पर राज्य में 20 सीट तक वाले छोटे विमानों की उड़ानों के संचालन के लिए 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इसका विकास होगा। इन हवाई अड्डों का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्तर से किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एमओयू करेगी। केंद्र सरकार की ओर से बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी के हवाई अड्डों के विकास के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने की थी पहल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 4 सितंबर 2024 को मुख्य सचिव और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ बैठक की थी। फिर 13 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल एवं बिहटा सिविल इनक्लेव का निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डों के विकास में राज्य सरकार का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया था। क्या है उड़ान योजना की पहल? उड़ान योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। इससे हवाई यात्रा सुलभ और किफायती हो सके। इसके अंतर्गत हवाई अड्डों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन स्थलों की पहुंच में सुधार होता है, जिससे राज्य के पर्यटन उद्योग को लाभ होता है। हवाई यात्रा से यात्रियों के समय में बचत होगी। इससे व्यापार भी सुविधाजनक होगा। दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़कर सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया जाता है। बिहार में अभी इन 3 एयरपोर्ट, बिहार में अभी पटना, गया और दरभंगा से ही विमान उड़ान भर रहे हैं। बिहटा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है। पूर्णिया में बन रहे हवाई अड्डे से अगले 3 महीने में उड़ान शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में 6 अन्य शहरों से भी छोटे विमान का संचालन संभव हो पाएगा। आपदा के समय भी मिलेगी मदद। उड़ान योजना से राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के विकास से राज्य में नागरिक विमानन संरचना में बढ़ोतरी होगी। राज्य में बाढ़ समेत अन्य आपदा की स्थिति में बड़ी संख्या में हवाई अड्डों के माध्यम से आपदा राहत के कार्य किए जा सकेंगे। बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी अपराधी नीतीश कुमार गिरफ्तार। सहरसा, बिहार के सहरसा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि बसनही थाना क्षेत्र के इस्माइल संथाली टोला में बीते 3 अप्रैल की शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि बाइक पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में चौकीदार राजेंद्र पासवान गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस कार्रवाई में एक इनामी अपराधी गिरफ्तार। घटना की जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तीनों में से एक अपराधी नीतीश कुमार, जो मधेपुरा का निवासी, उसे गिरफ्तार कर लिया। नीतीश 50,000 का इनामी अपराधी है और हत्या के एक मामले में वांछित था। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टे, एक देसी कट्टा, एक बाइक, एक मोबाइल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। नीतीश कुमार का आपराधिक इतिहास सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि नीतीश कुमार पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल था। उसके खिलाफ चौसा और पुरैनी थाना में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समरी बख्तियारपुर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान जारी है। साथ ही घायल चौकीदार से पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 02 ने अस्पताल जाकर मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। ब्लू रंग की बाइक पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में चौकीदार राजेंद्र पासवान गोली से घायल हो गए। एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के पास से 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टे, एक देसी कट्टा, एक बाइक, साथ ही उसकी निशानदेही पर मकई के खेत से एक और देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। मुकेश कुमार ठाकुर एसडीपीओ
सिमरी बख्तियारपुर टीम में शामिल पुलिस अधिकारी पुलिस टीम अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समरी बख्तियारपुर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान जारी है। साथ ही घायल चौकीदार से पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 02 ने अस्पताल जाकर मुलाकात की है। रेलवे का मिशन रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का टूटा रिकॉर्ड गया। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद और डीडीयू रेल मंडल के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रही और इस दौरान हाई स्पीड ट्रेन बुलेट 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली और धनबाद के खांटा जंक्शन तक पहुंची। बता दें कि इस ट्रेन का गया जंक्शन पर ठहराव हुआ। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के नेतृत्व में यह ट्रायल हुआ। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तकरीबन 412 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कार्ड रेलखंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया जंक्शन होते ट्रायल ट्रेन प्रधान खांटा जंक्शन धनबाद तक और वापसी में प्रधान खांटा जंक्शन धनबाद से गया जंक्शन होते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक अप एवं डाउन लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हाई स्पीड का ट्रायल किया। सफल रहा सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल। हाई स्पीड ट्रेन जब गया जंक्शन पहुंची तो डीडीयू मंडल के डीआरएम राजेश गुप्ता यहां उतर गए। साथ ही यहां पहले से मौजूद धनबाद मंडल के डीआरएम कमल किशोर ट्रेन में सवार हुआ। इसके बाद ट्रेन धनबाद के खांटा जंक्शन के लिए निकली। थोड़ी देर में ट्रेन ने मानपुर जंक्शन पार किया और फिर अपने गंतव्य खांटा जंक्शन पहुंच गई। ट्रेन को धनबाद से गया पहुंचने में 1 घंटे 48 मिनट का समय लगा। वंदे भारत का टूटा रिकॉर्ड, ऐसे में इस ट्रेन ने सेमी वंदे भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि ट्रायल के दौरान इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार देखी गई थी। 160 की रफ्तार ट्रेन में बैठे अधिकारियों में खुशीपूर्व मध्य रेल के डीडीडीडू से गया होते हुए ट्रायल वाली हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट जैसी रफ्तार से धनबाद पहुंची और फिर वहां से वापस गया जंक्शन होते हुए डीडीयू वापस पहुंची। इस दौरान जब ट्रेन की रफ्तार की सुई 160 किलोमीटर पर पहुंची तो वैसे ही डीआरएम और अन्य अधिकारियों ने ट्रेन में खुशी जाहिर की। सुरक्षित यात्रा, तगड़े इंतजाम, रेलवे के द्वारा प्रमुख रेल मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुरक्षित यात्रा कराने के मकसद से रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सुरक्षा बाड़ भी लगाए जा रहे हैं। मिशन रफ्तार के तहत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के तकरीबन 412 किलोमीटर लंबी ग्रैंड कार्ड रेलवे ट्रैक का कवर हो रहा है। अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेनें। वही ट्रायल ट्रेन में सवार पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कहा कि मिशन रफ्तार के तहत हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। कहा कि थोड़े कार्य अवशेष रह गया है लेकिन जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन में चलाई जाएगी। यात्रियों के समय की बचत होगी। वही ट्रायल के तौर पर हाई स्पीड ट्रेन चला रहे लोको पायलट सुरेश चंद्र ने कहा कि 160 की स्पीड चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बार हाई स्पीड ट्रायल ट्रेन चलाई गई है। यात्रियों को समय की बचत होगी, यात्रा भी सुरक्षित रहेगी। बुलेट की तरह निकाली ट्रायल हाई स्पीड ट्रेन ये पूर्व मध्य रेल के लिए बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। कम समय में सुरक्षित यात्रा को लेकर मिशन रफ्तार के तहत हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल शुक्रवार को किया गया था। हाई स्पीड ट्रेन के ट्रायल के सफल होने के साथ ही पूर्व मध्य रेल को अपनी उपलब्धि में एक और कड़ी जुड़ गई। शराबबंदी के 9 साल, क्या बिहार में पूर्ण रूप से बंद हुई शराब? देखें क्या कहती है रिपोर्ट। पटना बिहार के गया की रहने वाली कलसिया देवी के पति पहले शराब के नशे में मारपीट करते थे, लेकिन जब से शराबबंदी हुई है उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। पहले घर में घुट घुट कर जीने को मजबूर थी, लेकिन अब परिवार में किसी भी तरह का विवाद नहीं होता है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। ना तो अब पति मारपीट करते हैं और ना ही घर के अन्य सदस्य शराब पीकर झगड़ा करते हैं। परिवार में खुशहाली है। हम लोग बहुत पहले दिक्कत में थे। पति, बेटा, चाचा सब लोग शराब पीते थे। कलसिया देवी, गया जिला निवासी, पूर्ण शराबबंदी पर सवाल। शराबबंदी के 9 साल हो चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसे लागू होने की बात करें तो यह बेईमानी होगी, क्योंकि हर साल बिहार में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। चोरी छिपे भी शराब की तस्करी और बिक्री होती है। खासकर पड़ोसी राज्य से धड़ल्ले से शराब लाई जाती है।
हालांकि पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई कर अपनी मौजूदगी दर्शा देती है। चुनाव में क्या रहेगा असर? बिहार में शराबबंदी एक अहम मुद्दा बन गया है। खासकर चुनावी साल में इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल है कि जहरीली शराब से मौत ने सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? क्या हटेगी शराबबंदी? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। विपक्ष भी सीएम पर हमलावर है। कई बार वर्तमान में केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी इसे हटाने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने तो घोषणा कर दी है कि सरकार बनते ही 1 घंटों में शराबबंदी कानून हटा दिया जाएगा। अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रोफेसर और समाजशास्त्री डॉक्टर बीएन प्रसाद का कहना है कि शराबबंदी से समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा कम हुई है। जो पैसे लोगों के बच रहे हैं उसे परिवार के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। हालांकि ये भी मानते हैं कि पूर्ण रूप से इस पर रोक नहीं लग सकी। चोरी छिपे शराब पीना, बेचना और तस्करी जारी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सत्ता में बैठे लोग और पुलिस विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। कानून को कठोरता से लागू नहीं किया गया है। अगर होता तो रिजल्ट कुछ और होता। डॉक्टर बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री, शराबबंदी कानून से घरेलू हिंसा में कमी। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 तक घटकर 9,000 के आसपास रह गए। 2024 तक यह संख्या और कम होकर 7,500 के करीब पहुंची। महिलाओं ने शराबबंदी को अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बताया। एक सर्वे में 62% महिलाओं ने कहा कि उनके पति अब शराब नहीं पीते। आपराधिक घटनाओं में कमी। सिर्फ महिलाओं के प्रति हिंसा ही नहीं बल्कि आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है, ऐसा सरकार का मानना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार शराब से जुड़े अपराध, नशे में मारपीट, दुर्घटना आदि 2015 के 12,000 मामलों से घटकर 2021 में 3,000 के आसपास रह गए। 2024 तक यह और कम हुआ। नीलेश मुखिया मर्डर केस के आरोपी की हत्या। अपराधियों ने पटना मरीन ड्राइव पर गोलियों से भूना पटना। बिहार की चर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के आरोपी की हत्या पटना मरीन ड्राइव पर कर दी गई। अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। यह घटना दिन दहाड़े हुई, जिसने एक बार फिर शहर में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस को उजागर किया है। शाहनवाज का आपराधिक इतिहास। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। मृतक की पहचान खाजेकलां थाना क्षेत्र के सोनार टोली निवासी सैयद शाहनवाज 28 के रूप में हुई है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें हत्या, डकैती और गैंगवॉर से जुड़े मामले शामिल थे। नीलेश मुखिया की हत्या में शूटर की भूमिका होने का आरोप था। नीलेश मुखिया हत्याकांड का आरोप पुलिस के मुताबिक शाहनवाज पटना के नीलेश मुखिया हत्याकांड में प्रमुख आरोपी था। शुक्रवार की दोपहर 12:30 पर कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे निशाना बनाकर अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। कोर्ट जाने के दौरान हत्या। पुलिस के अनुसार अपराधियों को पता था कि शाहनवाज आज कोर्ट जाने वाला है। इस कारण पहले से ही रेकी कर ली थी। रास्ते को पहले चिन्हित कर लिया था। जैसे ही शाहनवाज अपने दोस्त कैफ के साथ स्कूटी पर सवार होकर कोर्ट की ओर जा रहा था, सुल्तानगंज इलाके के गंगा जेपी पथ पर पहुंचा था। इसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। सिर और पीठ में मारी गोली। साथ में मौजूद साथी कैफ ने बताया कि हमलावरों ने करीब 6 से 8 गोलियां फायर की है। 3 गोली शाहनवाज को लगी है। पहली गोली उसके पीठ में लगी, फिर वह जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद अपराधियों ने सिर में सटाकर 2 गोली मार दी। इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोली लगने के बाद कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। किसी तरह अस्पताल ले गए। हमलावरों को तलाश रही पुलिस शाहनवाज को तुरंत पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आसपास के कैमरों से वीडियो एकत्र कर रही है। पुलिस हमलावरों की पहचान और भागने की दिशा के बारे में पता लगा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। मौके से 3 खोखा बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की सहायता से मामले की जांच की जा रही है। मनोज कुमार, थाना प्रभारी,
सुल्तानगंज 2 साल पहले हुई थी हत्या। साल 2023 में बीजेपी नेता सह पार्षद पति नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई थी। 31 जुलाई 2023 को पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी में सुबह 10 बजे अपराधियों ने नीलेश मुखिया पर फायरिंग की थी। कार सवार नीलेश मुखिया पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद की थी। नीलेश मुखिया को 7 गोली मारी थी। गोली लगने के बाद नीलेश मुखिया को पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक नीलेश मुखिया को 7 गोली लगी थी। 5 की संख्या में अपराधियों ने फायरिंग की थी। खूब हुआ था बवाल पटना में। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद नीलेश मुखिया को दिल्ली रेफर कर दिया गया था। घटना के लगभग 1 महीने बाद मौत हो गई थी। नीलेश मुखिया की हत्या के बाद समर्थकों ने पटना में जमकर बवाल किया था। कैंडल मार्च ले लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान सरकार पर भी विपक्षों ने जमकर हमला बोला था। 7 करोड़ की जमीन के लिए हत्या। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कई आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि जमीन विवाद में नीलेश मुखिया की हत्या की गई थी। करीब 7 करोड़ की कीमत वाली जमीन के लिए घटना को अंजाम दिया गया था। 25 लाख की सुपारी। हत्या मामले में झारखंड से मुख्य साजिशकर्ता नामजद आरोपी गोरख राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में खुलासा हुआ था कि नीलेश मुखिया की हत्या के लिए शूटरों को 25 लाख रुपए दिया गया था। पर राजद जदयू के बीच आर पार। सीएम नीतीश के मंत्री ने याद दिलाया, जंगल राज वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। अब यह विधेयक कानून बनने के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन इसको लेकर सियासत थम नहीं रहा है। विपक्ष लगातार इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। लालू यादव की पार्टी राजद ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इसे कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दी है। अब राजद की चुनौती पर पलटवार करते हुए नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आरजेडी पर निशाना साधा है। जमा खान ने कहा कि जिनके राज्य में बड़े दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए, वे बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि जदयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का समर्थन करने पर पार्टी का दामन छोड़ दिया है। दरअसल भभुआ में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में कहा, इस बिल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिस पर हम लोगों ने संशोधन किया था। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई थी। मंत्री जमा खान ने आगे कहा कि सीएम ने बेहतर विकास कार्य किए हैं। इस बिल के बारे में कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों के शासनकाल में दंगा हुआ और हजारों लोग मारे गए। हम लोगों के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। मंत्री ने आगे कहा, बिहार में गंगा जमुनी तहजीब है। सीएम नीतीश 2005 के बाद से बिहार के विकास के लिए हमेशा अच्छा कार्य किए हैं। भविष्य में भी बिहार में नीतीश की सरकार अच्छा कार्य करेगी। नीतीश कुमार के रहते मुसलमान समाज के लिए न कुछ गलत हुआ और न होगा, लेकिन हमारे समाज ने जिसे नेता बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। हमारे समाज को इस बात को समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में मदरसों की क्या स्थिति थी, लेकिन हमारे कुछ भाई समझ नहीं रहे हैं। अल्लाह के नाम पर दान की गई वस्तु या कोई संपत्ति जिसका उद्देश्य परोपकार हो, उसे वक्फ कहते हैं। वक्फ बोर्ड उन चीजों की निगरानी करता है जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हो। वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार और संपत्ति है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड हमेशा चर्चा में रहता है। इस्लाम के अनुसार वह इसका उपयोग भी करता है, जैसे मस्जिद बनवाना, शिक्षा की व्यवस्था करवाना और अन्य धार्मिक काम करवाना। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का वक्फ बोर्ड से तीखा सवाल पूछा, कितने बनवाए स्कूल और अस्पताल वक्फ? संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। इसके बावजूद इस पर राजनीति जारी है। एनडीए जहां इस विधेयक को गरीब मुसलमानों के हित के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है। इस बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वक्फ बोर्ड से तीखे सवाल पूछे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, मैं जानता हूं कि वक्फ है तो उसका मतलब है धर्मार्थ का कार्य होना चाहिए। पटना में भी कई वक्फ प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इसके जरिए कितने अस्पताल और स्कूल या अनाथालय बनवाए गए, जरा नाम बता दीजिए। उन्होंने कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए वक्फ का मतलब समझाया। राज्यपाल ने कुरान की आयत का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें 2 प्रकार के जरूरतमंदों, फकीर, मुस्लिम और मिस्कीन
गैर मुस्लिम का जिक्र किया गया है। इसका अर्थ है कि वक्फ से लाभान्वित होने का अधिकार हर जरूरतमंद को है, धर्म के आधार पर नहीं। पटना में वक्फ की बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन आप मुझे बताइए कोई एक संस्था है जो गरीब के लिए काम कर रही है? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं है, यह हर उस शख्स के लिए है जो गरीब है, निर्धन है, जिसे सहारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब मैं यूपी में मंत्री था तो मैंने कुछ समय के लिए वक्फ विभाग संभाला था। हर समय मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनके संपत्ति के मामले चल रहे थे। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा शुरू हुई और लगातार चली बैठक के बाद शुक्रवार तड़के यह विधेयक पारित हो गया। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। बिहार में नीतीश कुमार के रहते सुरक्षित हैं मुसलमान? जदयू एमएलसी बोले इमेज खराब करने का हो रहा प्रयास। कस्बा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन को लेकर विपक्षी दल लगातार जेडीयू को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमान जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं वे सुरक्षित हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर मीडिया एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए कहा, एक राजनीतिक साजिश के तहत जेडीयू नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है। सच को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं के बारे में नेशनल मीडिया तक में अफवाह फैलाई जा रही है जो नेता पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उनको भी जेडीयू का बताया जा रहा है। मीडिया में पार्टी नेताओं को लेकर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वे सब फर्जी हैं। नीरज कुमार ने आगे कहा, बिहार का मुसलमान जानता है कि जब तक नीतीश कुमार हैं वे सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार के रहते उनके लिए तालीम की व्यवस्था है और बिहार में अमन चैन है। नीतीश कुमार के रहते कोई भी मुसलमान की जमीन को अपने नाम नहीं लिखवा पाएगा। क्या बिहार में लालू प्रसाद का राज है? मैं बताना चाहता हूं कि उनके राज्य में प्रदेश के अंदर 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सीतामढ़ी के दंगों में सिर्फ 48 लोग मारे गए थे। उन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि कौन लोग जेल में बंद हैं। नीतीश कुमार के राज में वक्फ की जमीन से लेकर मंदिर तक सभी महफूज रहेंगे। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी शामिल हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार के कई दल इस विधेयक के पास होने से एक्सपोज हो चुके हैं। लालू यादव से दिल्ली में मिले कृष्णा अल्लावरू। बिहार चुनाव पर पहली मुलाकात में क्या हुई बात? बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने हाल ही में दिल्ली स्थित एआईएम्स हॉस्पिटल में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यह उनकी लालू यादव से पहली मुलाकात थी जब से उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी का पद संभाला है। इस मुलाकात के दौरान कृष्णा अल्लावरू ने लालू प्रसाद का हालचाल लिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। कृष्णा अल्लावरू की गिनती राहुल गांधी के करीबी और भरोसेमंद नेताओं में होती है, इसलिए उन्हें बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले ही भाषण में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि कांग्रेस अब किसी भी पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य नहीं करेगी। इसके बाद बिहार महागठबंधन में घमासान मच गया था, इसलिए इस मुलाकात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अल्लावरू कई बार पटना आए थे लेकिन लालू यादव से नहीं मिले थे। बिहार में लंबे समय से कांग्रेस राजद के साथ मिलकर राजनीति कर रही है। बिहार की सियासी फिजाओं में यह बात कही जाती है कि कांग्रेस राजद की बैसाखी पर चल रही है। कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस की इस इमेज को बदलना चाहते हैं। वह कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन अल्लावरू ने अब तक तेजस्वी को सीएम फेस स्वीकार नहीं किया है। केंद्र ने बिहार के लिए 588 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड किया आवंटित। देश में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया कराती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश,
तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ से 3 राज्यों को 12,47,229 रुपए और एक केंद्र शासित प्रदेश को 43,006 रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। केंद्र द्वारा स्वीकृत 1280.35 करोड़ रुपए की कुल राशि में से बिहार के लिए 588.73 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 136.22 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 522.34 करोड़ रुपए और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए 33.6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को एसडीआरएफ और केंद्र शासित प्रदेश आपदा मोचन कोष में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 2,26,440 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160,776 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष एसडीएमएफ से 19 राज्यों को 4,984 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष एनडीएमएफ से 8 राज्यों को 719 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने औपचारिक झापन का इंतजार किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद इन राज्यों में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भेज दिया था। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम राज्यों का दौरा करती है। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों से भी चर्चा की जाती है। इसके बाद केंद्रीय टीम नुकसान के आकलन का रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट के आधार पर केंद्र राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया कराता है। दुस्साहस पर जेडीयू कील ठोक देगा। वक्फ पर नीतीश को मिला पार्टी के मुस्लिम नेताओं का साथ पटना। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है। जेडीयू के संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट देने को लेकर यह कहा जा रहा था कि जेडीयू के सभी अल्पसंख्यक नेता इससे नाराज हैं। कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में कई बड़े अल्पसंख्यक नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार के प्रति अपना समर्थन जताया। वक्फ के समर्थन में जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में सभी वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता एक मंच पर आकर वक्फ बिल में अपने पार्टी के रुख का समर्थन किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों का बिना भेदभाव के विकास किया है। गुलाम गौस भी रहे मौजूद। वक्फ बिल का विरोध कर रहे जेडीयू के विधान पार्षद गुलाम गौस भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। इनके अलावा विधान पार्षद खालिद अनवर, जदयू की पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ के अध्यक्ष मो इरशादुल्लाह, राज्यसभा के पूर्व सांसद अशफाक करीम, जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने प्रेस वार्ता की। सभी अल्पसंख्यक नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े दिखे। भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश। जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने बताया कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सिवान में स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार के साथ हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत बना दिया है। उनके सारे बुनियादी मसलों को हल किया है। उनके खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। नीतीश इंसाफ के साथ अल्पसंख्यकों को बराबरी और तरक्की का हक दे रहे हैं। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। 52 सांगठनिक जिले हैं। हमारे 225 प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव, विशेष आमंत्रित सदस्य और कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया है। अशरफ अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा, जेडीयू के सुझाव पर हुआ अमल। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वक्फ संशोधन बिल जनता दल यूनाइटेड के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करने के बाद पारित हुआ है। जेडीयू ने 5 सुझाव दिया था, जिसमें निम्न बातों को रखा गया था। जमीन राज्य सरकार का मामला है, इसलिए नए कानून में भी यह प्राथमिकता बरकरार रहे। नया कानून पूर्व प्रभावी न हो। अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उस पर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह, ईदगाह या कब्रगाह आदि बनी हो, तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो।
वक्फ संपत्ति से जुड़ी विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाई जाए। इन संसाधनों के बाद शंका की कोई बात नहीं रह जाती। नीतीश शासन में मुसलमान का भला। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जितना मुसलमान के लिए काम किया गया है, उतना बिहार में किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। वक्फ संशोधन विधेयक के आने के पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह भवन, मल्टीपर्पस बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। नीतीश कुमार के शासनकाल में वक्फ की संपत्ति पर अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण हुआ, जो एक नजीर पेश करता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में कब्रिस्तान की घेराबंदी, हुनर और औजार योजना, तलाकशुदा नारी के लिए पेंशन, तालीमी मरकज मद्रास को मान्यता, मदरसा के शिक्षकों की सेवा शर्त में सुधार, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग जैसी अनेक योजना को बढ़ावा दिया। अंजुम आरा जेडीयू प्रवक्ता, भागलपुर दंगे पर सवाल। जेडीयू प्रवक्ता ने आरजेडी शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी ने भागलपुर के दंगाइयों को बचाने के लिए राजनीतिक चाल चली। उनके कार्यकाल में 12 सांप्रदायिक दंगे हुए। उनके कार्यकाल में 1992 में सीतामढ़ी में 48 लोग मारे गए। क्या आरजेडी बताएगी दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं? 1989 में भागलपुर में हुए दंगे के गुनहगारों को 15 वर्षों तक बचाया जाता रहा और जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए तो उन्होंने दोषियों को सजा दिलवाने एवं पीड़ितों को न्याय दिलाया। बिहार में अल्पसंख्यक सुरक्षित। अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है और उनके शासनकाल में बिहार के अल्पसंख्यकों के हित, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार और उनके मान सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सर्वधर्म समभाव और पूरा बिहार, हमारा परिवार की सोच को लेकर नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के मसले पर आज तक ना कोई समझौता किया है और ना आगे करेंगे। कोई अकलियतों के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस करेगा तो उस दुस्साहस पर